teach to anybody, but we are here for sharing of some knowledge. तो इसमें आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन मैं माजरत के साथ आज छोड़ देता हूँ, किसी और दिन इसे करेंगे। बेल के साथ हम करेंगे डिस्चार्ज, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पूरा एक दिन चाहिए होगा, मतलब एक दिन जिसमें हम बैठ के इसको डिस्कस कर सकें। एक दिन से ज्यादा भी अगर आप समझते हैं कि आप ऐसा कोई, हाँ मे भी टाइम लगे, लेकिन चलें कोशिश की जा सकती है कि एक दिन के अंदर अंदर हम आपस में इसे शेयर कर लें रिगार्डिंग द लॉज रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली इज कपल्ड विद एग्जामिनेशन इन चीफ, कि पहले स्टेटमेंट कैसे होगी, स्टेटमेंट के आगे आ जाती है काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, कन्फ्रंटेशन, कंट्राडिक्शन, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आइदर ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ और ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। तो एक लंबा इसलिए मैं उसको नहीं करना चाह रहा आज। हम बेल्स से स्टार्ट करेंगे और डिस्चार्ज उसके साथ साथ हम करेंगे। बेल्स एंड डिस्चार्ज ये दो टॉपिक हैं हमारे आज के। बेल आपको नॉर्मली जो हमारी कोर्ट्स के अंदर जो हम कर रहे होते हैं अंडर सेक्शन 496, 497, 498 इन सेक्शंस के तहत रोजमर्रा उसमें हम आ रहे हैं। वेदर एनी अदर प्रोविजन हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ बेल इन क्रिमिनल मैटर्स और नॉट। यस, इनके अलावा भी है कौन सी, अंडर सेक्शन 86 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, ये वो इनके तहत वो उन मैटर्स में हमें बेल मिलती है व्हेन अ पर्सन वाज अरेस्टेड आइदर इन बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, आइदर ही हैज बीन अरेस्टेड और नॉट। ये दोनों को डील करेंगे, फिर मैं इसे स्पेसिफाई कर देता हूं, इसे क्लासिफाई करके हम देखेंगे आगे कैसे जाएगा। फिर कुछ ऐसा है कि अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट, वेदर ही स्ट्रेट अवे विल बी सेंट टू द जेल और अ बेल कुड बी ग्रांटेड टू हिम either by the trial court or by the appellate court. Yes, Maslan, if a person has been convicted by the court of judicial magistrate, the judicial magistrate is competent to release him on bail. Either he is in police, either in his custody, or he was already on the bail. उसको डील कौन सा करेगा, 382A। फिर a person has been convicted by the trial court and appeal has been filed, that means the convicted person is in the jail. Either he was already in the jail or he has been sent to the jail by the trial court. उसको डील करेगा 426। ड्यूरिंग दी 426 जो आएगा, 426 में आगे फर्दर मैं क्लासिफाई कर देता हूँ इसमें कौन। 426 में क्या होगा, हम ये समझते हैं कि 426 की जो एप्लीकेशन दी जाती है जिसे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बोला जाता है। 382A सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, 426 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, नॉर्मली हम इसको बेल ही बोलते हैं। अब इसमें फर्दर देखा जाएगा कि 426 के तहत जो बेल ग्रांट होगी या सेंटेंस जो सस्पेंड होगी, क्या वो प्री अरेस्ट भी हो सकती है या पोस्ट अरेस्ट भी। नॉर्मली हमारे ज़हनों में कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर रिलीजिंग अ पर्सन अंडर सेक्शन 426, दैट मीन द पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट, ही कुड बी रिलीज्ड बाय द कोर्ट इफ ही हैज ऑलरेडी सरेंडर्ड आइदर बिफोर द ट्रायल कोर्ट और बिफोर द पुलिस, एंड देन ही विल बी सेंट टू जुडिशियल लॉकअप। बेसिक हमारा जो नॉर्मल एक चल रहा होता है वो कॉन्सेप्ट ये है कि बंदा जेल में होना चाहिए, कस्टडी में होना चाहिए, तब जो है ना 426 दी जा सकती है, एक ये। और अगर बंदे को सजा दे दी गई है एंड एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ कन्विक्शन ही वाज नॉट प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, वेदर द कन्विक्टेड पर्सन हैज राइट टू फाइल अपील बाय सीकिंग द बेल इन द शेप ऑफ प्री अरेस्ट बेल इवन इन द केस ऑफ कन्विक्शन। Yes, उसको विदाउट सेंडिंग हिम इन जुडिशियल लॉकअप इवन बेल
can be granted. That means the sentence could be suspended by the trial court or by the appellate court. फिर दूसरी चीज ये है जो नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि 426 की जो एप्लीकेशन है विल बी अपेंडेड विद द क्रिमिनल अपील. लेकिन इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड हिज अपील हैज बीन and his appeal against conviction has been dismissed by the appellate court, that means by the session court, अगर वो बन रही है तो फिर हाई कोर्ट में जब हम जाएंगे तो क्या होगा, अपील के खिलाफ अपील नहीं हो सकती. जो अपेलेट ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती. तो क्रिमिनल मैटर्स में अपेलेट ऑर्डर के खिलाफ हमारे पास रिवीजन का होता है. बाज लोग समझते हैं कि हम 561 में जाएंगे. नो, 561 में नहीं जाते हम लोग. अपेलेट ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन में जाएंगे बिफोर हाई कोर्ट. जब हम अपील फाइल करते हैं अगेंस्ट द कन्विक्शन, व्हाई? बिकॉज द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट and his appeal against conviction has been dismissed by the court of session judge. Then criminal revision petition has been filed by the accused before the high court. Even then the application under section 426 will be filed by him with the main appeal, and sentence could be suspended by the high court under section 426 of CRPC. वो आ गया. तो पहले मेरे हाथ में हम वन बाय वन इसमें चले चलते हैं. और फिर एक और चीज यहीं पे मैं एक ओवरव्यू आपको देके जा रहा हूं कि कन्विक्शन हुई है उसे मजिस्ट्रेट के पास, अपील उसकी डिसमिस हो गई है. अब वो चला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी उसकी डिसमिस हो गई है. अब वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इफ स्पेशल लीव हैज बीन ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, whether that person could be released on bail, that means his sentence could be suspended by the high court or not. नॉर्मली हम यही होता है कि बंदा नीचे से सजा हो गया है, अपील जब डिसमिस कर दिया हाई कोर्ट ने तो सबके हाथ बंद गए हैं, एंड हिज सेंटेंस कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाय द हाई कोर्ट. लेकिन लॉ ये कहता है 426 उसे भी डील करता है. 2A उसे करेगा डील. बिलाल साहब गलत तो नहीं दस रहे? बिलाल साहब को मैंने मिन्नत की है यार, जहां से मैं गलत होने लगूं ना, आपने कान में हल्का सा कहना, वो दूर खड़े हो गए हैं पहले. तो लॉ ये कहता है 426 का सबसेक्शन जाके कि इफ स्पेशल लीव हैज बीन ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, देन द सेंटेंस ऑफ दैट एक्यूज्ड कुड बी सस्पेंडेड बाय द हाई कोर्ट. अब वो ट्रायल चाहे सेशन कोर्ट ने किया हो चाहे वो मजिस्ट्रेट ने किया हो, तो हाई कोर्ट ही देखेगी ठीक है इसे लीव ग्रांट हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा मैं उसे वो करता हूं, उसे सुप्रीम कोर्ट से सेंटेंस जो अपनी सस्पेंड करवाने की फिर जरूरत पेश नहीं आएगी. बट इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कि वो क्या करेंगे. 496 से हम स्टार्ट करते हैं. आप सब दोस्तों को जैसे पता है कि ऑफेंसेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल. हम उसमें जाने कहेंगे बेलेबल. बेलेबल के अंदर द एक्यूज्ड has right to seek the bail as a matter of right. उसे courts as a matter of right bail देंगी, and bail cannot be refused to the accused in bailable offenses. अब वो जो cognizable, non cognizable जो offenses है वो पता ही आप दोस्तों के कि cognizable offenses वो होते हैं जिसके अंदर police can arrest any person, any accused person without the permission of the magistrate, ठीक है, और without the warrant of the magistrate. जब भी permission का word आएगा इससे मुराद रिटन ऑर्डर होता है, वारंट मुराद ली जाती है. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप सबको पता है कि द एक्यूज्ड कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस विदाउट द परमिशन और वारंट ऑफ अरेस्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट. अब जब बंदा बेलेबल ऑफेंस में accused has been arrested, he will be released on bail अगर अरेस्ट हो गया. बट if that person has not been arrested by the police and he surrendered himself before the court of magistrate, पर ये अरेस्ट बेल की बात नहीं कर रहा मैं सेशन कोर्ट के सामने, वो कहता है जी मेरे खिलाफ ये FIR है, I surrender myself before this honorable court, therefore bail may be granted to me. तो नॉर्मली मजिस्ट्रेट कहता है नहीं, अंडर व्हाट लॉ? आप 496 की वर्डिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आया हुआ वर्ड अपीयर्स, whenever brought or appears before the court. अब देखा जाए तो इवन magistrate has the power to grant the pre-arrest bail to the accused. हम सिर्फ 498 में जा रहे होते हैं ना,
496 ये कहता है कि इवन मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट प्री अरेस्ट बेल टू द एक्यूज्ड व्हेन ही हिमसेल्फ अपीयर्स बिफोर हिम फॉर सीकिंग द बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। सिर्फ बेलेबल ऑफेंस में ये होगा, नॉन बेलेबल में नहीं। क्लियर? इसको जरा एक्सप्लोर करें ना थोड़ा, क्योंकि जजमेंट्स नहीं है ऐसी इस पॉइंट पे। एक चीज बड़ा गलत कॉन्सेप्ट आ गया, कुंडी साहब ने जो बात की है बिल्कुल ये ठीक है। एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट आ गया कि हम बेसिक लॉ को छोड़ के ना सिर्फ जजमेंट्स के ऊपर बैठ गए हैं। जजमेंट वहां पे बेसिकली जजमेंट का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जहां पे बेसिक लॉ क्लियर नहीं है देन दैट पॉइंट विल बी इंटरप्रेटेड बाय द सुपीरियर कोर्ट्स। अब यहां पे बिलाल साहब जरा पढ़िएगा लाउडली ना 496 की पहली 2 लाइनें पढ़ दें। In what case is bail to be taken? When any person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court अपीयर्स, ठीक है, and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceedings before such court to give bail. अब 496 की क्लियर हो गया जी यहाँ पे कुंडी साहब? क्लियर नहीं हूँ, लेकिन बात आपकी ठीक है। अपीयर्स जब बंदा खुद आ रहा है, वो बंदा कहता है जी मुझे बेल दे। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बंदा खुद आता है कोर्ट के अंदर प्री अरेस्ट बेल के लिए कि मुझे बेल दी जाए। तो बेलेबल ऑफेंसेस में वो बंदा जाएगा मजिस्ट्रेट के पास कि मैं आ गया हूं, मुझे बेल ग्रांट की जाए, या पुलिस ऑफिसर के पास। पुलिस वाले नॉर्मली ले रहे होते हैं बेल। इनमें सर कभी क्योंकि 496 जो है, even 497 also empowers to the police officer to grant bail to any accused person, either he was arrested in bailable offence or in non bailable offence। लेकिन प्रैक्टिस क्योंकि हमारी नहीं चल रही, हम लॉ से हट के जो है ना फिर उन चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं जिसे हम कस्टमरी प्रैक्टिस कहेंगे, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें 496 में जो वर्डिंग है वो कोर्ट मेंशन है, नॉट पुलिस स्टेट। पुलिस भी है। पुलिस भी। हाँ, ये हम नहीं पढ़ते। ये सर थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये बड़ा कोर्ट इम्पोर्टेंट से मुराद जो है ना, फिर हम 498 में जब जाते हैं ना 496 नहीं लिख रहे होते जब हम सेशन कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। इवन हाई कोर्ट में हम डायरेक्ट जा सकते हैं। इसीलिए लेजिस्लेचर ने, आप वर्डिंग पे गौर करेंगे ना, उन्होंने किसी के आगे कन्फाइन नहीं किया, लेकिन आगे जाके एलेबोरेट कर दिया उन्होंने मजिस्ट्रेट के लिए जाके इसी सेक्शन में। मैं टाइम सिर्फ सेव कर रहा हूँ कि पूरा पूरा सेक्शन हम पढ़ लेते हैं, टाइम बचा रहा हूँ। दूसरा आ गया 497। अब आप 498 को पढ़े, प्री अरेस्ट बेल बिफोर एलेबोरेटिंग द पोस्ट अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी। मैं 498 में आ जाता हूं। 498 की अगर आप वर्डिंग पढ़ें, देयर इज नॉट मेंशन दैट इफ अ पर्सन हैज नॉट बीन अरेस्टेड देन दैट पर्सन कुड बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय द हाई कोर्ट प्री अरेस्ट बेल। अब प्री अरेस्ट बेल का कहीं पे वर्ड नहीं है। उसके लिए किससे हमें मुआवनत लेनी पड़ती है? 497 से। सेम वर्ड appears has also been given by the legislature in section 497 of CRPC। और इसीलिए जब पैरामीटर्स आते हैं बेल ग्रांट के तो फर्दर इंक्वायरी का देखा जाता है, जो कि 497 कहता है कि इफ अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस देन हाउ द बेल कुड बी ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड। उसमें जो मेन आता है कि देयर इज इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट he is not connected with the commission of offence then he could be released on bail in non bailable offences। वो 1 साल सजा से लेके डेथ सेंटेंस तक हो सकता है। लेकिन 497 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इन्फॉर्म सिक पर्सन और जो वुमेन होगी ही विल बी रिलीज ऑन बेल, या एक आएगा अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। लेकिन अब क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 आ गया, उसने कैटेगराइज कर दिया है, लेकिन ये डिस्क्रिशन है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि इन तमाम लोगों को बेल विल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। मेक अ वर्ड है, डिस्क्रिशन हैज बीन गिवन टू द कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2 कि इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द एक्यूज्ड देन लॉ क्या कहता है कि ही विल नॉट बी रिलीज ऑन बेल इफ द सेंटेंस ऑफ द सेड ऑफेंस इज 10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इज ऑफ डेथ। 10 साल सजा होगी, जिसके कहते हैं प्रोहिबिटरी क्लास में आ गया है। प्रोहिबिटरी, नॉन प्रोहिबिटरी जो 10 साल से नीचे जिनकी सजा है, उससे ऊपर होंगे
तो कोर्ट देखेगी रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिससे हमें यकीन है कि ये मेरिट के ऊपर डिसमिस हो गई है, वेदर अगेन बाय बेल कैन बी फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड और नॉट, और एनी अदर ग्राउंड्स हैव बीन गिवन और नॉट. यस, नंबर 1 पर डिसमिस हो गई. नंबर 2, उसके बाद हम चाहते हैं कि समथिंग हैज बीन ब्रॉट by any party or the same or something new has been collected by the investigation officer which favors the accused, उसे हम कहते हैं फ्रेश ग्राउंड. फ्रेश ग्राउंड वो होगी, फ्रेश ग्राउंड के ऊपर बेल पिटिशन फाइल करते हैं हम. सेकंड, फ्रेश ग्राउंड क्या होगी? द ग्राउंड विच वाज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल टू द accused एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग ऑफ अर्लियर बेल पिटिशन. फाइलिंग नहीं मैं कह रहा हूं, मैं डिसाइडिंग कह रहा हूं. बेल डिसाइड हो गई है, till that time no fresh ground was available to the accused. fresh ground क्या होगी? कोई ऐसा विटनेस आ जाता है जो कहता है कि ये accused मौके पे नहीं था, बाकी तमाम कह रहे हैं ये. ऐसी कोजेंट एविडेंस आ जाती है जिससे होता है कि ये नहीं था यहां पे, किसी और जगह चला गया, और वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लगे. हम मिसाल देंगे, मतलब 354A ये नॉन बेलेबल है. ये डिलीट करके पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आफ्टर डिसमिसल ऑफ बेल पिटिशन, पुलिस कंक्लूडेड दैट नो सेक्शन 354A of PPC is not applicable but simple section 354 is applicable. Bail will be granted क्योंकि वो बेलेबल भी है. और बेल इस तरह का हो सकता है कि कोई नेचर ऑफ ऑफेंस हैज बीन कन्वर्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो हम उसको फ्रेश ग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं. इसके ऊपर जजमेंट्स हैं कि सेकंड बेल एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय हिम. थर्डली, के लेजिस्लेचर ने अब दे दिया है कि स्टैट्यूटरी पीरियड दे दिया है कि ट्रायल हैज नॉट बीन कंक्लूडेड बाय ऑफ द अक्यूज्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, देन ही हैज राइट टू फाइल फ्रेश बेल एप्लीकेशन फॉर बेल बिफोर द कंसर्न कोर्ट. वो देती है नहीं देती है, हम आप लोग डेली देख रहे होते हैं कहां तक जाना पड़ता है. उसको कैटेगराइज कर दिया गया है. डेथ सेंटेंस का जो केस होगा, if the trial has not been concluded within the period of 2 years and the delay in conclusion of trial is not on the part of accused. accused का मतलब है उसका वकील भी, वहां पे एजेंट का वर्ड आया, बेसिकली ये प्लीडर या कौंसल उससे मुराद है. अगर वो डिले नहीं है तो बेल उसको स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे दे दी जाएगी. डेथ में 2 साल, लेकिन जो जिसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जिसकी सजा है, तो उसमें अगर 1 साल तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, ठीक है, बेल विल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट ऑन स्टैट्यूटरी ग्राउंड. लेकिन अगर खातून है, उम्र कैद की केस के सजा तक खातून के लिए वो पीरियड साल से कम करके 6 माह कर दिया गया है, और डेथ सेंटेंस के जो केसेस हैं वो 2 साल से कम करके खातून के लिए 1 साल कर दिया गया उसके अंदर. ये फ्रेश ग्राउंड के ऊपर बेल आती है. 498 के तहत हम जाते हैं, प्रोटेक्टिव बेल लेने जाते हैं हाई कोर्ट. ठीक है, प्रोटेक्टिव बेल, ट्रांजिटरी बेल भी जिसे बोलते हैं, और प्री अरेस्ट बेल भी. प्री अरेस्ट बेल इफ द ऑफेंस वाज कमिटेड इन इस्लामाबाद एंड द FIR हैज आल्सो बीन रजिस्टर्ड इन इस्लामाबाद. हम 498 में आ जाते हैं प्री अरेस्ट बेल में कि हमें प्री अरेस्ट बेल दी जाए. मैंने बताया कि तमाम प्रिंसिपल जो हैं, तमाम प्रिंसिपल्स जो प्री अरेस्ट बेल में है, दैट प्रिंसिपल विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेक्शन 497 ऑफ CRPC. एक्स्ट्रा क्या चीज है इसके अंदर? 2 or 3 ingredients, malice or malafide on the part of prosecution. Prosecution mean either on the part of complainant or on the part of police. वो मुल्जम ने शो करना है कि why I have malafidely been implicated in this case, therefore I am entitled for extraordinary relief, that mean for pre-arrest bail under section 498 of CRPC. इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ उसको कहते हैं कि बंदा क्योंकि वो जेल में नहीं है, बाहर है, तो malice and malafide or ulterior motive have to be shown by the accused before the concerned court. और प्री अरेस्ट बेल किसके सामने? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में फाइल होगी सेशन कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने. हाई कोर्ट से भी डिसमिस हो जाती है. सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों फोरम में से कोई एक फोरम चूज कर सकता अपनी मर्जी का. लेकिन जजमेंट्स ये आ गई है कि हाई कोर्ट से कहते हैं कि पहले आप सेशन में जाएं, उसके बाद हमारे पास आइएगा. और अगर सेशन से भी प्री अरेस्ट बेल डिसमिस हो जाती है तो फिर हम आर्टिकल 185 के तहत हमारे यहाँ पे सीनियर काउंसिल बैठे हुए थे, वो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन वो अंडर सेक्शन 498 नहीं होता, फिर वो चेंज हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से है तो हाई कोर्ट भी, लेकिन वो क्योंकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है हाई कोर्ट की, इवन हाई कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस.
तो सुप्रीम कोर्ट हम फिर प्योरली कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो। अब मैलिस एंड मेलाफाइड हैव टू बी शोन बाय द अक्यूज्ड, लेकिन if the accused is unable to show any malice or malafide or ulterior motive on the part of prosecution, whether the pre-arrest bail could be granted to him or not, ये क्वेश्चन है। बड़ी ब्लेसिंग हुई है, हाई कोर्ट की जजमेंट थी, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की है 2012 PCRLJ, और आई थिंक पेज नंबर 430। पेज नंबर गलत हो तो खुद मेहनत कर लेनी है, ठीक है, मुझे बूढ़ा समझ के माफ कर देना है। फिर उसके बाद 2017 आ गई SCMR पेज नंबर 2060 और PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 730। इसके अंदर प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया। जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट थी ना, उन्होंने कहा जी कि देयर इज नो डिफरेंस रिगार्डिंग प्री अरेस्ट बेल एंड पोस्ट अरेस्ट बेल। जो क्राइटेरिया उन्होंने कहा वो कोई डिफरेंट नहीं है। इफ अ पर्सन इज इंटाइटल्ड फॉर पोस्ट अरेस्ट बेल देन प्री अरेस्ट बेल कुड बी ग्रांटेड टू हिम, कि उसको कोई मकसद नहीं होगा पहले हम उसे जेल भेजें देन बेल जो है उसे ग्रांट करें। लेकिन सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट एक सिर्फ कहा, उन्होंने कहा द डिफरेंस बाय बिटवीन द पोस्ट अरेस्ट बेल एंड प्री अरेस्ट बेल इज द मैलिस एंड मेलाफाइड। तो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मैलिस एंड मेलाफाइड इवन कुड बी असर्टेन्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। जो रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है, मुलजम जो है बेचारा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है वो शो करे कि क्या कौन सी वो बदनीयती है कि वाई आई हैव बीन इम्प्लीकेटेड आइदर बाय द पुलिस और बाय द कंप्लेनेंट इन क्रिमिनल मैटर, वो शो नहीं कर पाता, हिडन होती है वो मोटिव जो है। तो कोर्ट्स ये कहती हैं कि देन दैट विल बी असर्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो प्री अरेस्ट बेल कुड बी ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड। वो जो एक स्ट्रिक्ट किस्म का जो क्राइटेरिया था उसे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया है। दूसरी चीज क्या आएगी 498 से रिलेटेड, प्रोटेक्टिव और ट्रांजिटरी बेल। अब ये कौन दे सकता है? पहले नंबर पे सिर्फ हाई कोर्ट, पहले ये सेशन कोर्ट भी देती थी, लेकिन अब प्रोटेक्टिव या ट्रांजिटरी बेल कुड ओनली बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इसके बारे में नोटिफिकेशन भी किया हुआ है, इसके ऊपर जजमेंट्स भी आ गई हैं। FIR was registered in Lahore against the accused A, and accused A has been arrested by the police of, no sorry, he has not been arrested. The accused is resident of Islamabad. उसे पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ लाहौर में एक FIR दर्ज हो गई है, and he has apprehension that if he travel from Islamabad to the Lahore for surrendering himself before the concerned court, then he could be arrested by the police. ठीक है, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर भी किसी जगह हो सकता है। Then he will seek protective or transitory bail from the High Court under Section 498 of CRPC. और वो बेल सिर्फ इसलिए होगी कि जनाब मुझे इजाजत दी जाए so that I would be able to surrender myself either before the police or before the concerned court, so that I would be able to place my version before the investigation officer or before the investigation agency. तो कोर्ट उसे सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसे बेल ग्रांट कर देती है। और अच्छा, एक वक्त में होता था कोई मैकेनिज्म नहीं था खास, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आई थिंक सबसे पहले ये स्टार्ट किया कि श्योरिटी लेके कंसर्न जो कोर्ट होती थी वहां से फॉलो करते थे कि वेदर दैट पर्सन येट सरेंडर्ड बिफोर दिस हेड कोर्ट और ही इज मिसयूजिंग द प्रोटेक्टिव बेल। तो सिस्टम डिजिटल होने की वजह से अब पता चल जाता है कि किस बंदे ने कहां पे बेल ली है या नहीं ली। पहले 3 हाई कोर्ट से बेल 3 बार 4 बार प्रोटेक्टिव बेल लेके वो कंसर्न कोर्ट के पास नहीं जाता था। फिर इसके ऊपर केस लॉ आया, जब नॉलेज में आई चीजें कि इफ अ पर्सन सॉट प्रोटेक्टिव बेल फ्रॉम वन हाई कोर्ट एंड ही डिड नॉट सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कंसर्न कोर्ट, देन अगेन ही सॉट द बेल फ्रॉम द अदर हाई कोर्ट या अदर बेंच, तो उन्होंने कहा नहीं, ही इज मिसयूजिंग द सेम, तो इसलिए इसको बेल नहीं, प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। ये आ गया। अब ये तो प्रोटेक्टिव बेल 498 के तहत वो है कि व्हेन द अक्यूज्ड वाज नॉट अरेस्टेड इन द केस FIR ऑफ लाहौर। मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। अब एक शख्स लाहौर की FIR में इस्लामाबाद में गिरफ्तार हो गया। उस केस में FIR से मुराद पूरा केस लें आप, लेकिन हम इसको कर देते पहले FIR की हद तक कि कोर्ट में मैटर नहीं गया। अरेस्ट होने के बाद वेदर ट्रांजिटरी और प्रोटेक्टिव बेल कुड बी ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड और नॉट। तो लेजिस्लेचर ने हैंडीकैप नहीं किया, मुलजम को बड़े राइट्स दिए हैं।
ताकि उसको डिफेंस का अपना राइट मिले, वो लिबर्टी के साथ अपनी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने प्लेस कर सके। तो यस, even if a person, accused person of the case FIR of Lahore has been arrested by the police, either by the police of Lahore or by the police of Islamabad in Islamabad, चाहे वो इस्लामाबाद का रेजिडेंट है या नहीं है, even then bail could be granted by the courts under section 86 of CRPC. इसे भी हम कहते हैं ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल। अब इसमें कैटेगराइज कर दिया गया है 86 को 1 और 2 प्रोवाइजो की सूरत में ना, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 1 2 कर रहा हूं। इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, देन वो मजिस्ट्रेट के पास, इस्लामाबाद में अगर हुआ, इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं तो अक्यूज कहेगा जनाब मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मुझे बेल दी जाए ताकि मैं लाहौर जो भी कंसर्न कोर्ट है वहां पे जाकर अपनी बेल लगा सकूं। बेलेबल ऑफेंसेस में अरेस्टेड पर्सन को, अरेस्टेड अक्यूज्ड को बेल विल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 86 ऑफ सीआरपीसी, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है। एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होगी, वो मजिस्ट्रेट खुद डिसाइड करेगा उसको कि वेदर ही कुड बी रिलीज्ड ऑन बेल, प्रोटेक्टिव बेल या जिसे ट्रांजिटरी बेल कहेंगे। बट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, फिर क्या होगा? क्या मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द प्रोटेक्टिव बेल अंडर सेक्शन 86 टू द अक्यूज्ड इन द केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस? नो। फिर बेल विल बी फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन जज of that district जहां पे अरेस्ट हुआ है ना, जहां पे भी वो अरेस्ट हुआ है। मैं इस्लामाबाद की एग्जांपल, लाहौर की एफआईआर है, अरेस्ट हो गए इस्लामाबाद में, चाहे वो यहाँ का रेजिडेंट है या नहीं है, क्योंकि यहां से पुलिस को ट्रांजिटरी रिमांड चाहिए होगा ले जाने के लिए, कोर्ट में पेश करेंगे। अगर वो पेश नहीं करते, आपको अप्रीहेंशन है कि बाहर से ले जाएंगे जैसे पुलिस नॉर्मली प्रैक्टिस करती है, तो आप फौरन कंसर्न कोर्ट से राब्ता करेंगे कि फला पुलिस स्टेशन में इसको गिरफ्तार किया गया, लिहाजा उसको बेल दी जाए। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल विल बी फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन जज। तो सेशन जज लाहौर की एफआईआर में इस्लामाबाद के जो सेशन जज हैं उसको बेल ग्रांट कर देंगे, ठीक है। इसे भी हम ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल कहेंगे। 498 के तहत जो प्रोटेक्टिव या ट्रांजिटरी बेल होगी वो इन द शेप ऑफ प्री अरेस्ट बेल होगी, लेकिन 86 के अंदर जो होगा वो प्री अरेस्ट नहीं, वो पोस्ट अरेस्ट ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल हम इसे बोलते हैं। क्लियर हो गया जी? यहाँ पे को बता दें कोई भाम हो, कुछ चीज हो या समझ ना आई हो या मैं समझा ना पाया हूं। वैसे तो राव साहब जो है ना कोई इशारे करके मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसलिए उनकी तरफ देख नहीं रहा हूं। एक इंटरम पोस्ट रेस्ट बेल, इसी को इंटरम कहें। अच्छा ना सॉरी, ठीक है, अच्छा किया आपने सवाल कर दिया, इसको भी इंटरम ही बोलते हैं हम लोग। लेकिन जो राव साहब का क्वेश्चन है ना, इंटरम ट्रांजिटरी, वहां जाने के लिए राव साहब का जो है 498 के तहत इंटरम बेल क्या होगी? इंटरम बेल वो होता है कि जब हम बेल पिटीशन फाइल करते हैं तो फौरी तौर पे कोर्ट ऑर्डर करती है कि श्योरिटी सबमिट करें और आपको इंटरम बेल दी जाती है, जो कि कंफर्म्ड नहीं है ऑर्डर। कंफर्म कब होगा? 497 ये कहता है, 496 में नोटिस देने की जरूरत नहीं है प्रोसिक्यूशन को या कंप्लेनेंट को बेल के लिए। 497 ये कहता है कि नोटिस विल बी गिवन टू द प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन से मुराद हम क्या कहते हैं? सरकार प्लस मुद्दई। तो 498 में जब हम प्री अरेस्ट बेल लेने जाते हैं तो कोर्ट हमें ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्री अरेस्ट बेल पिटीशन हमें जो बेल ग्रांट करती है उसे इंटरम बेल बोलते हैं। That will be confirmed after summoning of the record from the police as well as after giving the notice to the prosecution. Interim bail और confirmation order में ये difference है कि interim day आपको first day मिल जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है। As a matter of right, interim bail cannot be sought by the accused. Even interim bail could be refused by the concerned court. Interim bail जब pre arrest bail में हमें grant हो जाती है तो फिर आर्गुमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड आता है, और उसके बाद अगर बेल कंफर्म होती है उसे हम कहते हैं बेल ग्रांटिंग ऑर्डर इन प्री अरेस्ट बेल पिटीशन। सर इंटरम पोस्ट रेस्ट बेल सेम डिस्ट्रिक्ट की एफआईआर में कोई कांसेप्ट ऐसा? वो 86 ही डील करेगी उसे। देखिए 86 जो डील कर रहा है ना, आप अपने लेक्चर में बताएंगे। वो
चाहे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की हो, दूसरे प्रोविंस की हो, इवन सेम डिस्ट्रिक्ट की हो, लेकिन सेम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी नहीं। उसकी रीजन ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जैसे है तमाम कोर्ट्स एक जगह बैठी हुई हैं, लाहौर की जो कोर्ट्स हैं वो एक जगह, वहाँ पे खैर वो मॉडल टाउन की कोर्ट्स अलहदा आ जाती हैं, वहाँ पे सीख कर सकता है कि मुझे टाइम दिया जाए, मैं वहाँ पे सरेंडर कर देता हूँ। इस्लामाबाद में राव साहब नहीं मिलेगी वो आपको, ठीक है जी। इस्लामाबाद में वो कहेंगे जी इस कोर्ट से निकले ना, वो साथ दूसरी कोर्ट है उधर चले जाए। ये तो वो चीजें होगी जब एफआईआर की हद तक केस है, ट्रायल हुआ, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल द अक्यूज्ड हैज बीन कन्विक्टेड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी वो बेल्स मजिस्ट्रेट ने ट्रायल किया एंड द अक्यूज हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। लेकिन यहीं पे आप ऐड कर लें सेशन कोर्ट भी, क्योंकि कन्फाइन नहीं किया होगा। और वो ये देखती है कोर्ट, बाय कन्विक्टिंग द अक्यूज दैट ओनली फाइन कुड बी इम्पोज टू द अक्यूज्ड, सिर्फ जुर्माना उसको सजा होती है। अब लॉ तो ये है कि जब तक वो फाइन विल नॉट बी पेड बाय द अक्यूज्ड देन ही विल बी सेंट टू द जुडिशियल लॉकअप। अगर पे कर देता है फिर तो वो बाहर रहेगा, पे नहीं करता तो जेल जाएगा, या उसे 1 साल तक की सजा दी जाती है। कोर्ट समझते हैं कि यार ये जो नेचर ऑफ ऑफेंस है, ऑल दो सेंटेंस ऑफ 7-10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, लेकिन जो मेरे सामने एविडेंस आई है, एविडेंस में इसको 1 माह 2 माह 3 माह या 1 साल तक सजा दी जा सकती है, और 1 साल तक सजा देती है। वैसे तो वर्ड है बिलो 1 year, लेकिन हम उसको 1 साल तक ले जाते हैं कि 1 साल तक ही कंसिडर की जाएगी। तो जो ट्रायल कोर्ट है, आइदर दैट ऑफ मजिस्ट्रेट और दैट ऑफ सेशन कोर्ट, तो उसे जो है बेल ग्रांट कर देगी फॉर फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर द कॉम्पिटेंट फोरम, दैट मीन बिफोर द अपेलेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट ने किया है तो ठीक है जी, आपको 15 दिन के लिए, उसको भी इंटरम बेल हम बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव बेल उसे नहीं बोलेंगे, इंटरम बेल राव साहब उसे हम बोलेंगे। दैट मीन बेसिकली सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड बाय द ट्रायल कोर्ट, चाहे वो फाइन की हद तक हो, हम उसको कहेंगे फाइन सस्पेंड हो गया। अगर सजा हुई है 1 साल तक तो सजा सस्पेंड हो गई है। कौन दे रहा है? ट्रायल कोर्ट खुद दे रही है कि जाओ ये 15 दिन 20 दिन 10 दिन का टाइम है, आप जाके अपील फाइल कर लें। वो इस सेक्शन के तहत होगी 382। अपनी सजा को सस्पेंड करेंगे, अपनी सजा को खुद ट्रायल कोर्ट सस्पेंड कर रही है। दूसरा 426 है राजा खुरम साहब का केस, उसने सस्पेंड इसी कोई और केस ना मिसाल दे लीजिए राव साहब। ठीक है, राव साहब जो कहना चाह रहे हैं, फेमस केस था इस्लामाबाद का, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री का फेमस केस था। अनफॉर्चुनेट, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, अब तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर वर्डिक्ट आ गया। तो राव साहब मुझे जो जज्बाती करना चाह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे कि भाई एक वकील साहब वहाँ पे खड़े हो गए हमारे जो है ना जजमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे। पॉजिटिवली दैट इज ऑल्दो दैट इज अलाउड बाय द लॉ कि किया जा सकता है। राव साहब इसलिए उस एग्जांपल को रहने दें आप। जी वापस ले ली सर। 426 में क्या है? पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड एंड ही हैज बीन सेंट टू जुडिशियल लॉकअप, और ही वाज ऑलरेडी, हम बल्कि यही कहेंगे कि वो बेल पे था या नहीं था, सजा हो गई, बंदा पकड़ा गया, जेल में चला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बेल ग्रांट की जाती है ना कि कोर्ट कंसिडर करेगी कि भाई बेल ग्रांट की जा सकती है या नहीं, तो इसी तरह सजा 426 की हम एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन साथ लगाना जरूरी है इन द लाइट ऑफ प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, ठीक है, एंड कस्टमरी प्रैक्टिस। लॉ कहीं नहीं कहता कि आपने वो लगानी है साथ। कोर्ट जो है, इवन विदाउट फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, सेंटेंस कुड बी सस्पेंडेड बाय द कोर्ट, लेकिन आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रैक्टिस जो चल रही है ना, एप्लीकेशन आपने देनी है, जैसे हम बेल पिटीशन फाइल करते हैं तो आपने जरूर करनी है। पहले तो कोर्ट अमूमी तौर पे देख लेगी कि वेदर सेंटेंस ऑफ द अक्यूज्ड कन्विक्ट, मैं अक्यूज नहीं, अब कन्विक्ट हो गया क्योंकि वो कुड बी सस्पेंडेड और नॉट। 426 सब सेक्शन 1 के तहत कोर्ट वैसे ही उसकी सेंटेंस सस्पेंड कर देगी। उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या आएगी? स्टैट्यूटरी ग्राउंड के ऊपर। बेल के अंदर स्टैट्यूटरी ग्राउंड सिर्फ 2 अवेलेबल थी। क्या? लाइफ इंप्रिजनमेंट तक सेंटेंस
प्रोवाइडेड है ऑफेंस के लिए तो बेल, उसका ट्रायल जो है 1 साल में कंक्लूड नहीं होता तो बेल विल बी ग्रांटेड। और अगर डेथ सेंटेंस सजा प्रोवाइडेड है 2 साल में कंक्लूड नहीं होता, ठीक है, तो बेल विल बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी। अब 426 में सजा सस्पेंड करनी है, स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स किस तरह प्रोवाइडेड है? इफ द सेंटेंस इज अप टू 3 years and the appeal could not be decided within the period of 6 months, स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे उसकी सजा सस्पेंड कर दी जाएगी। ऑफेंस की सजा कितनी हो? 3 साल, 6 माह में उसकी अपील डिसाइड ना हो सकी हो, सेंटेंस विल बी सस्पेंडेड। लेकिन वही आएगा इफ द डिले इज नॉट ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज्ड और इज एजेंट। और अगर सजा हो 3 साल से लेके 7 साल तक ऑफेंस की जिसके तहत उसे सजा दी गई है, एंड द अपील कुड नॉट बी डिसाइडेड विद इन 1 year, सजा सस्पेंड हो जाएगी। लाइफ तक डेथ का प्रोवाइडेड नहीं है। इफ डेथ सेंटेंस हैज बीन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट, 426 कहीं नहीं कहता कि उसकी सेंटेंस जो है विल बी सस्पेंडेड बाय द अपीलेट कोर्ट, दैट मीन बाय द हाई कोर्ट। लेकिन अगर लाइफ तक है, 7 साल से लेके लाइफ तक, एंड द अपील कुड नॉट बी डिसाइडेड विद इन द पीरियड ऑफ 2 years, then the sentence could be suspended by the appellate court. इसे भी हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को हम बेल के लिए यूज करते हैं। बट ये तो वो आ गए 426 के तहत जिसमें अपील के अंदर सेंटेंस हो रही है। अब 426 कुछ और भी प्रोवाइड करता है। अगर जैसे मैंने पहले बताया कि स्पेशल लीव हैज बीन ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, conviction remained upheld up to High Court. Subsequently, leave to appeal was filed by the convicted person before the Supreme Court, and special leave has been granted by the Supreme Court. तो फिर उसकी सेंटेंस जो है आई थिंक 426(2)(a जो है उसके तहत हाई कोर्ट ही उसे सस्पेंड कर देगी। ठीक है जी। अब क्योंकि हाई कोर्ट के पास उसका कोई मैटर पेंडिंग नहीं है, उसकी अपील थी या रिवीजन थी, that has already been decided, तो लॉ तो ये है कि if a matter has been decided by the court then that order cannot be reviewed in criminal matters। जब वो रिव्यू कर ही नहीं सकती, लेकिन 426 ये कहता है कि yes sentence can be suspended by the high court। उसके लिए उसको रिव्यू नहीं कहेंगे, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या हाँ एप्लीकेशन ही देनी, नहीं खुद किधर करती है जी यहाँ पे। ठीक है, आप बंदा लेके चले जाए खुद तो तब भी नहीं देते वो। ये 2B इसे डील करेगा। अगर आप 426 सब सेक्शन 2A की वर्डिंग पढ़ेंगे, उसमें ये आता है जो अंडरस्टैंडिंग है, इवन इफ अ पर्सन वाज कन्विक्टेड बाय द हाई कोर्ट, उसमें ऑफेंस को डिफाइन नहीं किया गया, सेंटेंस को डिफाइन नहीं किया गया कि कितनी सेंटेंस देंगे। इवन द सेंटेंस ऑफ दैट कन्विक्टेड पर्सन कुड बी सस्पेंडेड बाय दैट कोर्ट। जैसे हमने पहले कर दिया ना कि कौन कौन सी सस्पेंड होगी, कैसे होगी, वहां पे आके उन्होंने सारा क्राइटेरिया खत्म कर दिया। 1 year वाला भी खत्म कर दिया, फाइन वाला भी खत्म कर दिया। लेजिस्लेचर ने एक वाइडर उसमें जो है ना एम्पावर कर दिया कोर्ट के कि ये जो चीजें होंगी आप बेल दे सकते हैं उसके तहत। अब उसके अंदर क्योंकि मजिस्ट्रेट भी आ जाता है, सेशन भी आ जाता है, हाई कोर्ट भी आ जाता है, वो दी जा सकती है। लेकिन क्योंकि फिर हाई कोर्ट वही कहती है कि नहीं, अपील रिवीजन में हम इसे सिर्फ वो करेंगे यूज, अदरवाइज। ये क्लियर हो गया जी यहाँ पे। इसकी बाबत अब बता दें, बेल की हद तक ये आ गया है कि बेल की हद तक कोई क्वेश्चन हो आपका? कोई क्वेश्चन नहीं? वेरी गुड। राव साहब ने मुझे डराया हुआ था कि बड़े क्वेश्चन करेंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो थैंक यू वेरी मच। सर आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो फिर, अदरवाइज आपका टाइम जो है 1 घंटे का ऊपर हो गया पूरा। मैं डिस्चार्ज कराने से बच गया हूँ मैं। पूरा हुआ है। अब बिलाल साहब भी दूर खड़े हुए थे, मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे कि कान में आस्ते से बता दें भाई आप गलत बता रहे हैं, ठीक आप बैठ जाए, थोड़े से सवाल कर लेते हैं, बैठ चलिए। हमारे नौजवानों को सवाल थोड़ी देर से आते हैं।
है ना जी जी प्लीज बिल्कुल खुल के पूछें। सेक्शन के डिस्चार्ज के हवाले से और क्वेश्चन के हवाले से तो सर अगर कोई सेक्शन ऑफ लॉ गलत लगाया गया हो विद द कॉन्वेंस ऑफ द पुलिस, लेट्स सपोज कि अगर कोई बंदा है फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट अगर 420 लगता था और 419 लगा दिया गया, ठीक है, क्योंकि 419 की सजा ज़्यादा है और कंप्लेनेंट साइड ने विद मैलिफाइड इंटेंशन विद द कॉन्वेंस ऑफ द पुलिस वो सेक्शन लगाया जो कि अट्रैक्ट नहीं करता था एक्यूज के ऊपर, और वो ट्रायल में कुछ ऐसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट कर लिए हैं, फॉर्म कर लिए हैं कि वो कन्विंस कर लेंगे, ठीक है, ट्रायल में टू द मैजिस्ट्रेट। तो क्या हाई कोर्ट में फिर क्वेश्चन लगाएंगे और क्या क्वेश्चन का स्कोप क्या है, क्योंकि एक जस्टिस रमदे साहब की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की क्वेश्चन के हवाले से, तो वो तो अगेंस्ट जाती है, तो या डिस्चार्ज की तरफ जाएगा एक्यूज के वो मैजिस्ट्रेट जुडिशल मैजिस्ट्रेट को ही जोर देगा कि वो डिस्चार्ज करे इस एफआईआर। आपके एक सवाल में 4-5 क्वेश्चन है। डिस्चार्ज एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी सेक्शन बाय द कोर्ट या बाय द पुलिस वो एक अलहदा बिल्कुल वो है। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन और डिलीशन से। सो फार एज द एडिशन और डिलीशन ऑफ सेक्शंस बाय द पुलिस इज कंसर्न, लॉ इज साइलेंट अबाउट इट। अब वो इन्वेस्टिगेशन उसको तमाम को जो गवर्न कर रहा होता है पुलिस रूल्स कर रहे होते हैं। बेसिकली पुलिस रूल्स के अंदर किसी जगह कोई सेक्शन ऐड करने या डिलीट करने का कोई रूल नहीं है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। कस्टमरी प्रैक्टिस आ रही है, सेक्शन डिलीट भी होते हैं और ऐड भी हो जाते हैं बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लॉ साइलेंट है। कोर्ट्स भी नॉर्मली इसके ऊपर नहीं कर रही होती कि कोर्ट्स देखती हैं कि यार व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड बाय द पुलिस। तो अगर आपका कंसर्न है रिगार्डिंग द एडिशन और डिलीशन ऑफ सेक्शन बाय द कोर्ट्स, ठीक है, पुलिस को हम छोड़ देते हैं कि पुलिस जो है आपके जैसे कहने कि पुलिस बाइस्ड है, डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन और ड्यू टू डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, डिसऑनेस्ट और ये इनकॉम्पिटेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि जरूरी है कि डिसऑनेस्टी हो, इनकॉम्पिटेंसी जो है ऑल्दो वो भी टूवर्ड्स डिसऑनेस्टी जाती है। आप वहां से नहीं होते तो कोर्ट्स के पास क्या पावर्स है? देखें जजमेंट्स तो ये है कि इवन एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग ऑफ बेल पिटिशन, नॉट बेल पिटिशन बल्कि व्हेन द एक्यूज्ड वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट खुद देख लेगा कि ये सेक्शन बनता है या नहीं बनता। इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस द एक्यूज्ड कुड बी रिलीज्ड बाय द मजिस्ट्रेट बाय कंसीडरिंग दैट नो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इन द इंस्टेंट मैटर एंड दैट सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, जो कि नॉन बेलेबल होगा। ठीक है, लॉ साइलेंट है यहाँ पे भी, क्योंकि लॉ ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कोर्ट देखेगी कि कौन सा सेक्शन इज एप्लीकेबल और नॉट अट्रैक्टेड। लेकिन बेल के ऊपर क्योंकि जजमेंट्स हैं कि वो करके कोर्ट कंसीडर करके, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, नॉन बेलेबल में बंदा पेश किया गया है, कोर्ट देखती है कि नहीं ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल, बल्कि बेलेबल ऑफेंस बनता है, लिहाजा उसको बेल ग्रांट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं हो रहा होता है। लेकिन जो कॉम्पिटेंट और जो बोल्ड जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो कर रहे होते हैं इसे। दूसरा आ जाए कि आपने बेल पिटिशन हैज बीन फाइल्ड बाय यू and a ground has been taken that no basically this section is not applicable, rather this section is applicable। एक तो ये arguments की बात आ गई है। दूसरा ये आ गया जैसे 337A मैं मिसाल दूंगा, A2 injury was caused by the accused on the vital part, that mean on the head of the injured। अब देखा जाए तो इससे इंटेंशन ये भी आ रही है कि 324 एप्लीकेबल है इसके अंदर, तो पुलिस ने बदनीयती के साथ 337A2 लगा दी है क्योंकि सजा कम है, 324 की सजा ज्यादा है। तो कोर्ट क्या उसमें ये ऑब्जर्वेशन दे सकती है कि नो सेक्शन 337A2 इज नॉट एप्लीकेबल बट सेक्शन 324 ऑफ पीपीसी इज एप्लीकेबल। उसके ऊपर पहले लॉ ये था 1990 MLD पेज नंबर 204, जो बेसिक जजमेंट इसके ऊपर थी सब इसी तरह है ना, कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेलिवेंट सेक्शन विल बी ascertained or derived by the court from the facts and circumstances of the case। facts और circumstances जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं ना, not only from the contents of FIR but facts and circumstances भी मैं इसलिए कर रहा हूं कि पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा। या जो 1990 की मैं MLD की जो बात कर रहा हूं ना, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, वो तो कहते हैं फ्रॉम द कॉन्टेंट्स ऑफ FIR, वहां से देखा जाएगा। 2002 SCMR में आई, फिर 1-2 जजमेंट्स और आई इसके 2000
2008 में एक आई थिंक PCRLJ में, लेकिन 2000 एक शायद 2016 में भी आई सुप्रीम कोर्ट, 2018 में लेकिन एक जजमेंट आ गई कि वाइल डिसाइडिंग बेल पिटिशन नो सेक्शन विल बी एडिड और डिलीटेड बाय द कोर्ट्स। कोर्ट नहीं उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देगी, कोर्ट साइलेंट रहेगी। बेल दे दें उसे, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे कि ये सेक्शन बनता है और ये नहीं बनता। तो इन दी लाइट ऑफ दैट जजमेंट कोर्ट जो है अमूमन अवॉइड करती है उसके ऊपर वो करने से। सेक्शन एडिशन या डिलीशन का फिर आ जाती है प्रॉपर जो स्टेज है वो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, कंटेंट्स ऑफ FIR, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, दोबारा रिपीट करूंगा, दैट मीन स्टेटमेंट्स ऑफ PWOs मटेरियल कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। फिर कोर्ट देखेगी कि विच सेक्शन इज एप्लीकेबल इन दिस केस, उसके ऊपर वो हो जाएगा। ये तो आ गया आपका एडिशन और डिलीशन की हद तक। डिस्चार्ज का रहने दे, पूरा एक टॉपिक है डिस्चार्ज का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको रहने दे। मैं सोच के आया था कि पढ़ा दूंगा, मुझे टाइम का पता नहीं चला कि इतना टाइम सिर्फ बेल्स के ऊपर गुजर गया। अब आ जाए क्वेश्चमेंट का। क्वेश्चमेंट सिर्फ एक टॉपिक है पूरा, और इतनी एम्बिग्विटी है इसके अंदर मैं रोकता हूं खुद को कुछ चीजें कहते हुए, क्लियर नहीं है। एक जजमेंट आप पढ़ेंगे रिगार्डिंग क्वेश्चमेंट, वो कुछ होगी, दूसरी पढ़ेंगे कुछ होगी। बेसिकली क्वेश्चमेंट का जो कॉन्सेप्ट ये है कि एग्रीव्ड पर्सन ये समझता है कि भाई दिस ऑफेंस इज नॉट मेड आउट and malafidely this FIR has got been registered by the police, got been registered by him in connivance of the police। तो वो जाता है कि क्योंकि मुझे पुलिस से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, लिहाजा ये मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो FIR क्वैश की जाए। उससे पहले आप आ जाए, क्वेश्चन से पहले क्या वो है पुलिस रूल है चैप्टर 24। मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, आप यंग लोग हैं, आपके पास टाइम होता है। एक तो राव साहब की तरह आप शादीशुदा नहीं है, खुशकिस्मत लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है, फिर ऊपर से बच्चे नहीं है, लाइबिलिटीज यानी कि कम है आप लोगों की, आपके पास टाइम ज्यादा होता है। अभी काम का वो बर्डन नहीं है आपके ऊपर, जो आप जैसे जैसे सीनियर होंगे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर करम करेगा, काम बढ़ता जाएगा आपका। पुलिस रूल जो क्रिमिनल की प्रैक्टिस करना चाहता है वो पुलिस रूल जरूर पढ़े। आप IO के ऊपर उस वक्त तक अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते जब तक कि आपको उसके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रूल्स का नहीं पता होगा। CRPC टेंटेटिवली बड़ी बड़ी बातें आपको सिर्फ बताता है कि क्या कुछ कैसे होगा, बेसिक तमाम पुलिस रूल्स बताते हैं। एक FIR आ गई है, रजिस्टर्ड हो गई है, अब पुलिस ये देखती है कि यार ये सिविल डिस्प्यूट है, मसलन कर्जा दिया गया, बंदे ने FIR करवा दी 406 की, घर का झगड़ा है, मैं भी रह रहा हूँ, कुंडी साहब भी घर में रह रहे हैं, हमने एक दूसरे के साथ लड़ाई की और हम कहते हैं जी ट्रेस पास करके आ गए एक दूसरे के खिलाफ। पुलिस देखती है नहीं यार ये तो दोनों रह रहे हैं, नो ऑफेंस इज मेड आउट, ट्रेस पासिंग का तो केस ही नहीं है, ये सिविल लिटिगेशन की तरफ जाता है, ये देखती है। नंबर 1। नंबर 2 फॉल्स जो है ना केस है, अक्रंस हुई नहीं है, फैब्रिकेटेड अक्रंस वाज, फैब्रिकेटेड जब आ गया तो क्रिएटेड नहीं आ सकता। Fabricated occurrence has been made by the complainant party। तो 2-3 ग्राउंड्स है जो पुलिस रूल का जो रूल है 24.7 वो ये कहता है कि FIR will be cancelled by the police and that cancellation report will be endorsed by the concerned magistrate। जब तक मजिस्ट्रेट उससे एग्री नहीं करेंगे कैंसिलेशन रिपोर्ट से तो वो FIR कैंसिल नहीं होगी, लेकिन अगर एग्री कर लिया मजिस्ट्रेट साहब ने तो वो कैंसिल हो जाएगी FIR। एक तो ये प्रोवाइड कर दिया है जो आप कहना डिस्चार्ज से, मैं डिस्चार्ज को टच नहीं करता यहां से पहले, लेकिन अभी डिस्चार्ज का भी ले आता हूं। दूसरा क्या है कि FIR रजिस्टर होगी, पुलिस देखती है कि नहीं यार बंदा तो बेगुनाह है, ये 63 सेक्शन जो है CRPC का, उसके तहत पुलिस जो है डिस्चार्ज की रिपोर्ट लिखती है उसकी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है एंड ही विल बी डिस्चार्ज बाय द मजिस्ट्रेट। जरूरी नहीं है कि करे, लेकिन 63 के तहत दैट पर्सन कैन बी डिस्चार्ज बाय द मजिस्ट्रेट। नंबर नेक्स्ट इसका क्या आएगा कि पुलिस समझती है कि अ पर्सन हैज बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय द पुलिस, अरेस्ट हो गया, पुलिस समझती है कि देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट हिम,
then he could be released by the police under section 169 CRPC by taking surety bonds from him. श्योरिटी बांड लेगी, उस बंदे को छोड़ देगी कि आप चले जाए, उसके बाद आ जाए। आप ये कहते हैं कि अच्छा चालान भी फाइल हो गया है, मुझे किसी ने डिस्चार्ज भी नहीं किया, तो फिर क्या होगी? 249 CRPC इफ द केस इज ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। 249 है कि एट एनी स्टेज का वर्ड है 249A में। चालान फाइल हुआ, आप उसी दिन एप्लीकेशन मूव कर दें, लेकिन आपने जज्बाती होकर मूव नहीं करनी, क्योंकि नॉर्मली कोर्ट्स नहीं ले रही होती, वो रखती भी नहीं है, और किसी जज ने रख ली तो वो डिसाइड नहीं होगी, वो कहते हैं जी चार्ज फ्रेम होने दे, एविडेंस होने दे, फिर देखेंगे। इफ द केस इज ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन जज, तो फिर क्या होगा? 265K में जाएंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चनमेंट की तरफ। हम ये कहते हैं कि हम न गिरफ्तार होना चाहते हैं, ठीक है, पुलिस FIR कैंसिल भी नहीं कर रही और कोई एविडेंस भी नहीं है, तो 561A CRPC के तहत आप क्वेश्चनमेंट पिटीशन फाइल करते हैं। इनहेरेंट पावर जो उसे कहा जाता है हाई कोर्ट की, ये पावर्स है। अब क्वेश्चनमेंट में कोर्ट्स ये देखेगी कि प्राइमा फेसी वेदर एनी ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट। प्राइमा फेसी अब हम किसे कहेंगे? जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ दैट पिटीशन, वो देखेगी कोर्ट। और इन डिटेल थोड़ा सा आ जाता है, डीपर अप्रिसिएशन में उसे नहीं बोलूंगा। जब रिकॉर्ड ऑफ द केस विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ये देखती है कि टिल द डे द इन्वेस्टिगेशन विच हैज बीन कंडक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और द मटेरियल कलेक्टेड बाय हिम और प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टीज, नो ऑफेंस इज मेड आउट, इवन द FIR कुड बी क्वेश्चन्ड बाय द हाई कोर्ट। अब लेकिन एक जजमेंट आ गई 2013 में, उन्होंने कहा नहीं, इफ द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड बाय द कोर्ट देन द FIR कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड। क्यों? इस जजमेंट से पहले आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है, अनफॉर्चुनेटली वो चैलेंज होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, किसी ने चैलेंज नहीं की। वो मैं ये समझता हूं, ये मेरे ख्यालात जरूरी नहीं ठीक हो, दैट जजमेंट इज नॉट सस्टेनेबल। क्वेश्चनमेंट के लिए कहीं पे टाइम पीरियड जो है उसको कन्फाइन नहीं किया गया कि कौन सी स्टेज पे वो हो सकती है और कौन सी स्टेज पे नहीं हो सकती। क्वेश्चनमेंट ऑफ FIR मीन कि even if the trial is pending before the trial court, the FIR can be quashed by the High Court or by the Supreme Court. 1998 SCMR, सब गलत तो नहीं हमें याद है, 18 साल से ट्रायल पेंडिंग था एंड द FIR was quashed by the High Court. और वो जो जजमेंट है 1998 की, आई थिंक 3 जजेस की वो जजमेंट है, वन उस जजमेंट को रिव्यू किया गया और ना ही ओवर रूल किया गया उस जजमेंट को। जो खोसा साहब की जजमेंट है वो 2 जजेस की जजमेंट है। फिर इसी तरह 2009 SCMR आप आ जाए तो हमीद डोगर साहब की जजमेंट है, उस वक्त शायद चीफ जस्टिस थे या चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने जो FIR क्वैश की थी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की थी। लेकिन 2013 की जजमेंट आने के बाद कोर्ट्स ये कहती हैं कि नहीं, चार्ज फ्रेम हो गया, लिहाजा आप नीचे जाएं, 249 दें अगर ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, और अगर सेशन कोर्ट के पास ट्रायल है तो 265 के वहां पे दे, उसके बाद हमारे पास आइएगा। ये आपके जो एक कंप्रीहेंसिव किस्म का कंपाउंड जो एक क्वेश्चन था उसका ये आंसर ही है। कोई और? वैसे तो उन्होंने सारा टाइम ले लिया उसी एक सवाल में। सर ये क्वेश्चन है, नॉर्मली जो हम पोस्ट अरेस्ट जो बेल में वो मजिस्ट्रेट से अपनी खास लगा के इनकेस अगर वो ग्रांट भी कर दे तो फिर वो मुचलकों के ऑर्डर देते हैं, फिर हम उसको एप्लीकेशन देते हैं कि काइंड उसको ज़रा रिड्यूस किया जाए। तो ये जो मजिस्ट्रेट रिड्यूस उसको करते हैं, ये किस सेक्शन के थ्रू करते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये जो आपने FIR के हवाले से कहा सर, ये FIR के हवाले से आपने कहा कि इनकेस FIR एक रेस्ट हो जाए हाई कोर्ट से और फिर बंदा उसी सेम केस के हवाले से एक कंप्लेंट दायर कर दे, तो आएगी डबल पनिशमेंट की? उस नहीं, डबल, सुन ले, मैं पहले डबल जिपरिटी का आपको कंसेप्ट दे दूं।